डायमंड हिल। दुर्गापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम दुर्गेश और छोटे भाई का नाम मल्लेश था। दुर्गेश दिल का बहुत अच्छा था। वो किसी की भी दिल से मदद करता था। लेकिन मल्लेश दिल का बहुत लालची था। उसकी नज़र हमेशा दूसरों की जमीन जायदाद पर रहती थी। एक दिन मल्लेश बड़े भाई दुर्गेश से कहता है, अरे क्या भाई, पिताजी ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। आज मुझे पता चला कि मैं एक अनाथ हूँ। नहीं नहीं मल्लेश, ऐसा नहीं है। मैं बड़ा हूँ, इस नाते संभालने के लिए सारी जायदाद पिताजी ने मेरे नाम की है। लेकिन इस पर तुम्हारा भी उतना ही हक है। अगर ऐसा है भाई, तो मेरे नाम पर थोड़ी तो जायदाद करते। मुझे थोड़ा तो रुपया पैसा देते। अरे मल्लेश, थोड़ी जायदाद क्यों? तुम चाहो तो ये सारी जायदाद रख सकते हो। ऐसा कहकर दुर्गेश अपनी सारी जायदाद छोटे भाई मल्लेश के नाम पर कर देता है और मल्लेश दुर्गेश के परिवार को घर छोड़कर गांव के बाहर एक छोटे जमीन पर जाकर झोपड़ी में रहने के लिए कहता है। उस जमीन में एक पहाड़ होता है और आजू बाजू बहुत थोड़ी ही जमीन बची रहती है जिसमें वो खेती कर सकते हैं। फिर भी दुर्गेश अपने परिवार के साथ उस जमीन पर जाकर रहने लगता है। लेकिन एक दिन दुर्गेश की मृत्यु हो जाती है। दुर्गेश का बेटा शहर से पढ़ लिख कर आता है और वहीं पर रहने लगता है। कुछ साल बीत जाते हैं। एक दिन मल्लेश को पता चलता है कि जिस जमीन पर दुर्गेश का परिवार रहता है, उस जमीन के पहाड़ में ढेर सारे हीरे गड़े हुए हैं। वो एक हीरो का पहाड़ है। इस बात की खबर दुर्गेश के परिवार को बिल्कुल भी नहीं रहती। दुर्गेश का बेटा भी अपने काम में व्यस्त रहता है। लेकिन मल्लेश इधर प्लान करता है कि आखिर ऐसा क्या करूं जिससे वो जमीन भी उसकी हो जाए। इतनी आसानी से तो वो जमीन मैं ले नहीं सकता। एक काम करता हूँ, मैं ये अपनी सारी जायदाद उनको वापस कर देता हूँ और बदले में उनकी जमीन मांगता हूँ। ये सोचकर मल्लेश उनके घर जाता है और कहता है, बड़े भाई के जाने का मुझे बहुत दुख हुआ है बेटा। मैं उनके अंतिम संस्कार पर भी नहीं आ सका। मुझे माफ कर दो। ये सुनकर दुर्गेश का बेटा कहता है, कोई बात नहीं चाचा जी, आप अभी आए, हमारे लिए यही बहुत है। मैं सारी जायदाद तुम्हें वापस करना चाहता हूँ बेटा। बस इसके बदले में मुझे तुम ये अपनी जमीन दे दो। मुझे इस पहाड़ के पास रहकर अपनी गलती का प्रायश्चित करने का मौका दो। ये बात सुनकर दुर्गेश का बेटा और उसकी पत्नी थोड़ा सोच में पड़ते हैं। लेकिन पिताजी के जैसे ही वो भी बड़े दिल वाला होता है। वो बिना सोचे समझे जमीन के कागजात लेकर उस पर दस्तखत करने जाता है। लेकिन तभी दीवार पर टंगी दुर्गेश की तस्वीर जमीन पर गिर जाती है। यह देखकर बेटा रुक जाता है और कहता है, नहीं नहीं चाचा जी, पिताजी की तस्वीर नीचे गिर गई। कुछ तो अपशगुन है। मैं अभी दस्तखत नहीं करूंगा। ऐसा कहकर वो अपने चाचा मल्लेश को वापस भेज देता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उन सबको पता चलता है कि उस जमीन में जो पहाड़ है उनमें ढेर सारे हीरे हैं। वो एक हीरो का पहाड़ है। ये जानकर वो पहाड़ को खोदकर उसमें से हीरे निकालता है और कुछ ही दिनों में वो सब करोड़पति बन जाते हैं और गांव वालों की सेवा करने लगते हैं। अंडरग्राउंड सुपरमार्केट थीफ। नाचाराम नाम के एक गांव में राहुल और राजू नाम के दो दोस्त रहते थे। राहुल दिल का और मन का बहुत अच्छा था, लेकिन राजू लालची और खुरापाती करने वाला इंसान था। दोनों का एक सुपरमार्केट था। दोनों मिलकर उसे कुछ महीने पहले ही चलाने लगे थे। उनके सुपरमार्केट को बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा था। लेकिन कोरोना बीमारी की वजह से कुछ महीनों से कुछ खास रिस्पांस नहीं मिल रहा था। ये देखकर राजू कहता है, अरे राहुल, 4 महीने हो गए, हमारे सुपरमार्केट से कुछ खास इनकम नहीं हो रहा। अरे राजू, किसी भी धंधे को शुरू करने के बाद ऊपर नीचे होता ही रहता है। अब ये बीमारी नहीं होती तो सब कुछ ठीक होता। कुछ दिन इंतजार करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या कहा? मतलब कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा? बाप रे बाप। राजू रात को घर जाता है और सोचता है कि उसे किस तरह से जल्दी ही पैसे मिलने लगेंगे और इसके लिए क्या करना होगा। वो दूसरे दिन आकर राहुल से कहता है, अरे राहुल, मुझे झटपट पैसे कमाने का एक तरीका सूझा है। अच्छा, मुझे भी बताओ। क्यों ना हम अपनी सुपरमार्केट को जला दे और इंश्योरेंस क्लेम करके पैसा ले ले। अरे राजू, तू ये क्या कह रहा है? नहीं नहीं, मैं इस काम में हरगिज तेरा साथ नहीं दूंगा। राहुल के इनकार से राजू नाराज होता है
लेकिन उसकी खुरापाती आदत उसे अंदर से यह काम करने के लिए पुकारती रहती है। वो अपने घर के आंगन में अंडरग्राउंड कमरा बनाता है और रात को चोरी से सुपरमार्केट में घुसकर वहां से सारा माल चुराता है और अपने अंडरग्राउंड में जाकर रख देता है। वापस आकर अपने ही सुपरमार्केट को वो आग लगा देता है। दूसरे दिन जैसे ही ये खबर राहुल को पता चलती है, राहुल राजू से कहता है, सच सच बता राजू, ये काम क्या तूने ही किया है? अरे नहीं यार, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? अगर मैं ये करता तो बताओ मेरा सारा माल कहाँ रखता। कुछ ही दिनों में इंश्योरेंस के आदमी राहुल से बात करने आते हैं, लेकिन राहुल राजू के बारे में कुछ नहीं बताता और कहता है, ये आग लगी नहीं है सर जी, किसी ने लगाई है और इस बात का मैं खुद पता लगा लूंगा। राहुल की यह बात सुनकर इंश्योरेंस एजेंट कहता है, आप जो भी करेंगे वो ठीक है, लेकिन इस बात की हमें जानकारी देनी ही पड़ेगी, आप समझे ना राहुल जी। ऐसा कहकर वो इंश्योरेंस एजेंट चले जाते हैं। इधर राजू पर नजर रखते रखते राहुल को काफी दिन हो जाते हैं, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। फिर एक दिन उसके ही दोस्त प्रशांत के पास उसके सुपरमार्केट की एक चीज दिखती है। अरे ये तो सुपरमार्केट की चीज है, ये इसके पास कहां से आई? उससे ही पूछता हूं। राहुल प्रशांत से पूछने लगता है, अरे प्रशांत, हमारा सुपरमार्केट तो जल गया है, फिर भी ये चीज तुम्हारे पास कैसी है, कैसे आई? अरे मुझे नहीं पता, वो मेरे पापा कल एक जगह गए थे और वहीं से उन्होंने ये खरीदा है सस्ते में। राहुल प्रशांत के बताए जगह पर जाता है और छुप कर देखता है कि क्या हो रहा है। तभी उसे पता चलता है कि राजू ही वो चीज बेच रहा है। राहुल का शक यकीन में बदल जाता है और वो अंधेरा होने तक राजू पर नजर गड़ाए रखता है। रात होने के बाद राजू घर जाता है। राहुल भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो देखता है कि राजू अपने आंगन से ही जमीन पर रखा एक दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है। राहुल भी उसके पीछे पीछे छुप कर जाता है। वो देखता है कि वहां पर एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड सुपरमार्केट राजू ने बना कर रखा है, लेकिन वहां पर जो भी चीजें हैं वो उन दोनों के सुपरमार्केट की है। राहुल वहां से निकल जाता है और दूसरे दिन इंश्योरेंस एजेंट को फोन करता है और कहता है, हेलो सर, मुझे सुपरमार्केट के जलाने का राज मिल गया है, आप जल्दी यहाँ आइए। ये कहकर राहुल राजू के अंडरग्राउंड सुपरमार्केट में जाता है। राजू उसे देखकर चौंक जाता है। राहुल कहता है, तो ये है तुम्हारा अंडरग्राउंड सुपरमार्केट? अच्छा है, लेकिन तुमने मुझे और इंश्योरेंस को फंसाकर यह सब किया है ना राजू, तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अरे मुझे पैसे की सख्त जरूरत थी और तू मेरा साथ नहीं दे रहा था, मैं भी क्या करता। तुम ये सब पुलिस को बताओ और अपना जुर्म कबूल करो राजू। नहीं करूंगा, और वैसे भी तेरे पास भी कोई गवाह नहीं ये बताने के लिए कि ये सब मैंने किया है। मतलब तू मानता है कि यह सब तूने किया है? अरे हाँ हाँ, ये सब मैंने किया है। जाओ, जाकर चिल्ला चिल्ला कर कहो, कोई तुझ पर यकीन नहीं करेगा। ये किसी को कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये सब रिकॉर्ड हो रहा है उस वीडियो कैमरा में। राहुल के ऐसा कहते ही इंश्योरेंस एजेंट और पुलिस वहां आती है और राजू को पकड़ लेती है। गवाही के लिए राहुल के वीडियो कैमरा को रख लेते हैं और साथ साथ उसके अंडरग्राउंड सुपरमार्केट को जब्त कर लेते हैं और राहुल को उचित इनाम देते हैं। बफेलो रेस्क्यू। रामपुर नाम के एक गांव में विकास नाम का एक आदमी रहता था। विकास के पास 5 भैंसें रहती थी। विकास हर दिन उन भैंसों को लेकर जंगल में जाता था। इस तरह उन भैंसों से आए दूध से वो गांव में बेचकर अपना गुजर बसर कर रहा था। उन 5 भैंसों में से वो एक भैंस को ठीक से नहीं देखता था, क्योंकि वो भैंस उसकी नहीं थी। पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने गांव से जाते वक्त वो भैंस उसको दी थी और वो व्यक्ति कई दिनों बाद भी गांव वापस नहीं लौटा। इसलिए विकास उस भैंस से बहुत चिढ़ता था और उसका ज्यादा ध्यान नहीं देता था। एक दिन उस भैंस ने विकास की हरकतें देखकर वहां से जाने का फैसला कर लिया। वो बहुत उदास हो गया था, इसीलिए उसने सोचा कि वो जंगल में चला जाएगा। अगले दिन जब विकास उठा तो देखा कि वो भैंस नहीं थी। चलो अच्छा हुआ, मुझे इस भैंस से छुटकारा तो मिला। वहाँ वो भैंस जंगल में चलते चलते थक चुका था। काफी समय से उसने ठीक से कुछ खाया नहीं था, जिसकी वजह से उसको चक्कर आ गए और वो वहीं पास के गड्ढे में लड़खड़ाकर गिर गया। वो दर्द के मारे तड़प रहा था। कोई तो मेरी मदद कर दो, मेरे पैर में बहुत चोट लगी है, मैं बाहर भी नहीं आ सकता। बहुत देर यूं ही तड़पने के बाद
प्रेम नाम का एक आदमी कार में वहां से गुजर रहा था। उसने भैंस को देख लिया। वो तुरंत अपनी गाड़ी से उतरा और गड्ढे के पास आया। उसने देखा गड्ढे में एक भैंस मदद के इंतजार में थी। प्रेम ने उस भैंस को गड्ढे से निकालने में मदद करी। गड्ढे से निकलते ही भैंस अपने रास्ते चली जाती है और प्रेम भी अपनी गाड़ी में बैठकर वापस चला जाता है। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। एक दिन प्रेम अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहा था। इतने में वहां बहुत तेज बारिश हो गई। गांव में सारी सड़क में पानी भर गया। प्रेम की कार खराब हो गई और गड्ढे के पास फंस गई। प्रेम बुरी तरह से उस कार में फंस चुका था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसको बहुत मुश्किल हो रही थी। तभी पास से उसने उस भैंस को गुजरते हुए देखा। जब भैंस ने प्रेम को देखा तो झट से उसे पहचान लिया कि ये तो वही इंसान है जिसने मेरी मदद की थी। भैंस ने ठान लिया कि वो प्रेम की मदद करेगी। उसने कार को धक्का लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कार गड्ढे से निकल आई। ये देखकर प्रेम बहुत हैरान हुआ कि इस बेजुबान जानवर को आज तक याद था कि मैंने कभी उसकी मदद की थी। प्रेम बहुत खुश हुआ। उसने भैंस का धन्यवाद किया और उसे अपने घर ले गया। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन प्रेम को ख्याल आया। उस भैंस को एक रस्सी बांधकर उसने अपनी कार में जोड़ दिया। उस भैंस ने अपनी ताकत लगाकर उस कार को खींच लिया। ये देखकर प्रेम हैरान हो गया। इस तरह उस भैंस को ट्रक से जोड़ा गया। भैंस ने उस ट्रक को भी अपनी ताकत से खींच लिया। इस तरह वो भैंस से भारी चीजें खिंचवाने लगा। वो भैंस को खूब अच्छा खाने को देता और उससे ये सारे कारनामे करवाता। धीरे धीरे भैंस का नाम बहुत आगे तक बढ़ गया। और तो और एक दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उस भैंस का नाम आया। अब वो भैंस बहुत फेमस हो चुकी थी। उसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। विकास भी एक दिन उसकी तारीफ सुनकर उसे देखने गया। जब उसने उसको देखा तो वो हैरान हो गया कि ये तो वही भैंस थी जिसके साथ उसने इतना बुरा व्यवहार किया था। विकास को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं कितना बेवकूफ था जो मैं इस भैंस के टैलेंट को समझ नहीं पाया। इंसान हो या जानवर, हर एक में कोई खास टैलेंट होता है, बस उसको पहचानने की देरी है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।